चलो शुरू करें। तो लास्ट लेक्चर में हमने एग्जाम्पल नंबर 24 सॉल्व किया। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 25। चलो सॉल्व करते हैं। इन द फिगर शोन द रिफ्रैक्टेड रे सी एंड द रिफ्लेक्टेड रे बी मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड और ये रिफ्रैक्टेड। द रिफ्रैक्टेड रे सी एंड द रिफ्लेक्टेड रे बी makes or make an angle of 90 degree with each other. Find incident angle I in terms of mu. I and mu इनका रिलेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर कह सकते हो, या फिर साइन ऑफ एंगल इन द फर्स्ट मीडियम अपॉन साइन ऑफ एंगल इन द सेकेंड मीडियम। मतलब यहाँ पे लिखोगे आप साइन आई अपॉन साइन आर ऐसे। ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड कितना है? म्यू अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन दिया नहीं है, दिया नहीं है मतलब हम कंसिडर करेंगे एयर मीडियम और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लेंगे? वन। ठीक है। इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। हमें रिलेट करना है आई एंड म्यू, तो हमें रिलेट करना है आई एंड म्यू, मतलब इलिमिनेट करना पड़ेगा आर। तो बोलो इसको इक्वेशन नंबर वन। तो अब इस आर को इलिमिनेट करेंगे इन द लैंग्वेज ऑफ आई। अब ये टोटल एंगल यहाँ पे आप देखोगे तो ये होगा 180 डिग्री। तो आई प्लस 90 प्लस आर इज इक्वल टू होगा 180। तो आर को कैसे रिप्लेस करोगे? आर विल बी इक्वल टू, कैलकुलेट करो, 90 माइनस आई आ जाएगा। इसको बोलो इक्वेशन टू। अब ये इक्वेशन नंबर टू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर वन में, तो मिलेगा म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। आर को कैसे रिप्लेस करोगे? 90 माइनस आई, तो साइन आई अपॉन साइन ऑफ 90 माइनस आई हो जाएगा कॉस आई। तो ये बन जाएगा आपका टेन आई। तो म्यू इज इक्वल टू क्या बनेगा? टेन आई। तो हमें निकालना है आई इन टर्म्स ऑफ म्यू। तो आई बनेगा टेन इनवर्स म्यू। आई बनेगा टेन इनवर्स म्यू। इन शॉर्ट, जब भी रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल करेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आएगा? टेन इनवर्स ऑफ म्यू आएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आएगा? टेन इनवर्स ऑफ म्यू आएगा। ठीक है। एज अ जनरल रिजल्ट भी इसको आप याद रख सकते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? हम्म The phenomenon of total internal reflection occurs when the light travels from a medium of higher refractive index to the medium of lower refractive index. Okay. When the angle of incidence increases, the percentage of ray getting reflected also increases and refraction decreases. Fine. At a particular angle called the critical angle, the refracted ray just grazes the boundary between the two media. Okay. इसके बाद कुछ मैथमेटिक्स दिया है और आखिर में लिखा है फॉर एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल the light is reflected back in the medium of the higher refractive index. This phenomenon is known as total internal reflection. चलो
समझ लेते हैं क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये जो भी कहा गया है इसको समझ लेते हैं। मान लो कि रे है डेंसर मीडियम में और जा रहा है टूवर्ड्स द रेरर मीडियम, और ये है आपकी नॉर्मल। ठीक है। अब ये है इंसिडेंट रे, ये है आपका इंसिडेंट रे, और ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके। तो डेंसर टू रेयर जा रहा है तो बेंडिंग कैसे होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। ठीक है। तो अगर ये इंसिडेंट रे है तो ये बनेगा आपका रिफ्लेक्टेड रे, और ये होगा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाओगे, मतलब आई बढ़ाते जाओगे, तो ये जो स्मॉल आर है वो भी बढ़ता जाएगा। अगर आपने आई बढ़ाना शुरू कर दिया तो आर भी बढ़ना शुरू होगा। आपने अगर आई बढ़ाते 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 एक पर्टिकुलर एंगल पे उसको इंसिडेंट किया, इंसिडेंट रे को एट अ पर्टिकुलर एंगल इंसिडेंस किया, जहां पे ये जहां पे ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये इसका भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और एक समय आएगा जब ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ना, ये सरफेस को टेंजेंशियल, इसको बोलते हैं ग्रेजिंग। हम्म। तो ये सरफेस को टेंजेंट चला जाएगा, मतलब एक ऐसा एंगल एग्जिस्ट होगा जहां पे क्या होगा, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ना, ये कितना एंगल करेगा, कितना एंगल करेगा, 90 डिग्री करेगा। ये रिफ्रैक्टेड रे और ये इंसिडेंट रे। अब इनको मैं हटा देता हूं। अब ध्यान से देखो, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस तक अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया, मतलब क्रिटिकल एंगल तक, तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये कितना बनता है, 90 बनता है। ठीक है, यहां पर भी दिखाया है डायग्राम में देखो। जब इंसिडेंट रे नंबर 1 है तो रिफ्रैक्टेड रे नंबर 1 है। जब आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ गया, और एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने और बढ़ाया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ के अल्टीमेटली कितना हुआ, 90 हुआ। अब इसके आगे अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है, हो जाता है, मतलब अगर आप केस नंबर 4 को कंसिडर करोगे तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये क्रिटिकल केस से भी ज्यादा है, मतलब केस नंबर 3 के एंगल से भी ज्यादा है। ये है आपका क्रिटिकल एंगल, इससे भी ज्यादा है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। तब क्या होगा, तब तो 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा मतलब फिर से वो डेंसर मीडियम में वापस आ रहा है। अरे, रे अगर उसी मीडियम में वापस आ रहा है तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे। तो कोई भी रे एक पर्टिकुलर एंगल से ज्यादा एंगल पे अगर इंसिडेंट है तो वो डेंसर मीडियम में ही वापस आएगा। तो ये जो फेनोमेना है इसको बोला गया है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये कब होता है, जब रे डेंसर टू रेयर ट्रेवल करता है और एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन क्रिटिकल एंगल होता है। और ये क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिस एंगल के लिए रिफ्रैक्टेड रे सरफेस को पैरेलल निकल जाता है, या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है। ठीक है। तो पहले निकालेंगे ये क्रिटिकल एंगल क्या होता है, पहले निकालेंगे क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो, हमें पता है कि μ1 sin θ1 = μ2 sin θ2। जब वो क्रिटिकल केस आएगी, ये डेंसर मीडियम है, ये रेरर मीडियम है, जब वो क्रिटिकल केस आएगी तब क्या होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलेंगे हम क्रिटिकल एंगल, और रिफ्रैक्टेड रे ऐसे जाएगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बनेगा, 90 डिग्री। इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेरर मीडियम, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। चलो, ये लॉ तो आपको पता है, μ1 sin θ1 = μ2 sin θ2। तो म्यू डी इज इक्वल टू μr sin 90, μr sin 90 ऐसे हो जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, sin 90 तो 1 है, μr/μd, μr/μd मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर।
रेरर विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर, या फिर दूसरा एक ऑप्शन है, क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेरर विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर, रेरर अपॉन डेंसर है ना, इसको इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वन अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेरर। तो उस केस में क्या हो जाएगा, वन अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेरर। ये बनेगा आपका फॉर्मूला फॉर साइन आईसी। तो आईसी क्या बनेगा, क्रिटिकल एंगल कैसे निकालोगे, साइन इनवर्स लेके, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स वन अपॉन म्यू, I is equal to sin inverse 1 upon mu, where mu is refractive index of denser medium with respect to rarer. तो ये होगा रिलेशन बिटवीन I एंड म्यू, I एंड म्यू। अगर म्यू चाहिए तो क्या होगा, ये साइन यहाँ पे वापस भेजो, साइन आई सी कितना आ रहा है, वन बाई म्यू। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर। म्यू चाहिए तो फॉर्मूला होगा वन अपॉन साइन आई सी, और आईसी चाहिए होगा तो फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स वन बाई। इन शॉर्ट आप ये याद रखो, साइन आईसी इज इक्वल टू वन बाई म्यू, एंड म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 26। ओके, what should be the refractive index of the liquid so that the total internal reflection does not occur, does not occur। okay, अब देखो ध्यान से, यहां पे एक मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 दिया गया है, और यहां पे मुझे दिख रहा है, ये दिख रही है मुझे नॉर्मल, ये दिख रही है मुझे नॉर्मल, और ये दिख रहा है मुझे इंसिडेंट रे। अब ये होगा हमारा डेंसर मीडियम, और ये होगा हमारा रेयर मीडियम। ठीक है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 60 डिग्री। अब अब ये रे अगर वापस आएगा तो कब आएगा, तो ये वापस तभी आ सकता है जब ये जो एंगल है ना 60 डिग्री इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। हमें ये वापस नहीं आना चाहिए, वी डोंट वांट दिस रे टू कम बैक इन द डेंसर मीडियम। ओके, मतलब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये अगर ग्रेटर हुआ क्रिटिकल एंगल से तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। बट वी डोंट वांट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब ये जो 60 है, इट शुड बी लेस देन द क्रिटिकल एंगल। ठीक है, और अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा था ना क्रिटिकल एंगल का, क्या था फॉर्मूला, साइन इनवर्स वन अपॉन म्यू, साइन इनवर्स वन अपॉन म्यू। ये डेंसर है, ये रेयर है, तो ये म्यू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयर। तो 60 शुड बी लेस देन साइन इनवर्स, क्या होगा यहाँ पे देखो, वन अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर अपॉन, जो लिखना है वो ऊपर लिखूंगा, अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर। तो टेकिंग साइन ऑन बोथ दी साइड्स, तो साइन 60 शुड बी लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर। तो इसको सॉल्व करेंगे, साइन 60 शुड बी लेस देन, साइन 60 शुड बी लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर। क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर, म्यू, अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर, डेंसर का कितना दिया है, 30, सॉरी 3/2, 3/2। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, साइन 60 मतलब कितना है, √3/2, शुड बी लेस देन, क्या है, म्यू अपॉन, म्यू अपॉन 3/2, 3/2 का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, 2/3। ठीक है ना, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ रहा है, 3√3 अपॉन 4 शुड बी लेस देन म्यू, मतलब म्यू शुड बी ग्रेटर देन 3√3/4।
तो ये ऐसे होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम शुड बी मोर देन दिस नंबर। अगर ऐसा है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आंसर तो अलग दिया है, तो कुछ हमने गलती की होगी। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। व्हाट शुड बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड सो दैट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सॉरी, डज ऑकर बोला है, डज ऑकर बोला है, मैंने गलत पढ़ा, डज नॉट ऑकर पढ़ा मैंने, वो गलती थी। क्या होना चाहिए था वो, डज ऑकर। ओके, तो डज ऑकर मतलब ऊपर वाली कंडीशन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए ना, होना चाहिए मतलब कब होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, ये टोटल एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तब होगा। तो ये बस साइन चेंज होगा, ठीक है, ये गलती आप लोग मत करना। चलो, तो यहाँ पे, यहाँ पे म्यू शुड बी लेस देन, राइट, तो फाइनली ये आ जाएगा आंसर, ठीक है, ये गलती मत करना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चाहिए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी मोर देन द क्रिटिकल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस दिख रहा है 60 आपको, इट शुड बी मोर देन क्रिटिकल, राइट। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 27। चलो इसको ट्राई करते हैं, क्या दिया है देखो ध्यान से। फाइंड एंगल थीटा सो दैट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑकर्स। अब हमें गलती रिपीट नहीं करनी है, यहाँ पे क्या लिखा है, ऑकर्स लिखा है, ठीक है ना। एट द इंटरफेस ए बी, इंटरफेस ए बी पे क्या होना चाहिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो चलो ये डायग्राम देखो, और यहाँ पे इंटरफेस ए बी निकालो, ये है अपना इंटरफेस ए बी, ठीक है, ये है अपना इंटरफेस ए बी। ओके, तो और एक लाइन सेंटर वाली जो लाइन दिख रही है ना, वो सिलेंडर का एक्सिस यहाँ पे निकाल देते हैं, और ये है आपका रे, जो पहले यहाँ पे आ रहा है, कितने एंगल पे आ रहा है, थीटा। ओके, तो ऊपर वाला मीडियम ले लेंगे एयर, ठीक है, ये जो इनर सिलेंडर दिख रहा है ना आपको, इनर सिलेंडर का जो मीडियम है ना, वो क्या है देखो, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिख रहा है आपको 4, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिख रहा है आपको 4। तो ये थोड़ा 3 डायमेंशंस में इमेजिन करना है आपको, ठीक है। तो ऊपर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1, और एयर में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, थीटा। तो वहां पे होगा रेरर टू डेंसर, रेरर टू डेंसर, मतलब ये जो रहे ये ऐसे आगे नहीं जाएगा, ये हो जाएगा बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे, ये जो वर्टिकल लाइन है ना ये नॉर्मल के तौर पे काम करेगी, और ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, कितना होगा ये, थीटा डैश, कितना होगा, थीटा डैश। और अब देखो और एक सिलेंडर है बाहर, और एक ऐसे सिलेंडर दिख रहा है ना आपको बाहर, तो उस सिलेंडर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, बाहर वाला जो सिलेंडर है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है देखो, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिख रहा है 3, उसका कितना दिख रहा है, 3। हम्म, तो इस सरफेस ए बी के परस्पेक्टिव से देखो, ये डेंसर हो गया, ये रेयर हो गया, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, उन्होंने डायग्राम में दिखाया है, वो एंगल है अल्फा, ठीक है। वी वांट रे टू कम बैक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शुड ऑकर, मतलब ये रे जो है ना ये डेंसर में ही वापस आ जाए, रेयर में ना चला जाए, आउटर सिलेंडर में ना चला जाए, इसका मतलब है कि ये जो अल्फा है शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तभी होगा ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दिस इज द कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू ऑकर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम शुड बी मोर देन द क्रिटिकल, ठीक है, मतलब ये जो अल्फा है शुड बी मोर देन द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है, साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू, म्यू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयर, तो अल्फा शुड बी ग्रेटर देन साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर कितना है 4 विथ रिस्पेक्ट टू 3, ये होगा ऐसे, हम्म,
टेकिंग साइन ऑन बोथ दी साइड्स, तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा शुड बी ग्रेटर देन, ये 4/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/4। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, ये अल्फा क्या है, ये अल्फा है 90 माइनस थीटा डैश। तो अल्फा को रिप्लेस करेंगे साइन ऑफ 90 माइनस थीटा डैश शुड बी ग्रेटर देन 3/4। तो 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा डैश शुड बी ग्रेटर देन 3/4। अब हमें ये थीटा डैश को रिप्लेस करना पड़ेगा इन द लैंग्वेज ऑफ थीटा। फिलहाल इसको इक्वेशन 1 बोलो, ठीक है। तो हमने अल्फा को कन्वर्ट किया थीटा डैश में, अब हमें थीटा डैश को कन्वर्ट करना है थीटा में, तब जाके ये फाइनल एंगल थीटा हमें मिलेगा। अब ये थीटा एंड थीटा डैश को रिलेट करते हैं, चलो कैसे करेंगे। यहाँ पे तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, और रिफ्रैक्शन का रूल लगाओ, μ1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू μ2 साइन थीटा 2 वाला। तो μ1 तो एयर है, नहीं 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 नहीं, एयर नहीं है। यहाँ पे म्यू कितना लिखा है, 6, ये आउटर मीडियम जो है ना, ये 6 है, तो एयर नहीं है ये। थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, हम कुछ मिस नहीं कर रहे, अच्छी बात है, हम ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, μ1 साइन थीटा 1 इक्वल टू μ2 साइन थीटा 2। μ1 कितना है, 6, साइन थीटा 1 मतलब कितना, थीटा, इज इक्वल टू μ2 साइन थीटा 2। μ2 कितना है आपका 4, साइन थीटा 2 मतलब क्या हो जाएगा, साइन थीटा डैश, ऐसे, ठीक है। अब क्या करें, अब यहां से मिल रहा है ना आपको साइन थीटा डैश, या फिर साइन थीटा मिल रहा है, साइन थीटा एंड साइन थीटा डैश में रिलेशन मिल रहा है, कितना क्या मिल रहा है, 2/3 ऑफ साइन थीटा डैश। अब हम यहां तक तो आ गए, तो अब हमें रिप्लेस करना है, ये जो कॉस थीटा डैश है ना, इसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, कॉस थीटा डैश को रिप्लेस करना पड़ेगा इन द लैंग्वेज ऑफ थीटा। तो इसको कैसे करें, तो ये थोड़ा सा सोचना है, दो इक्वेशंस तो अपने पास है। वी हैव टू इलिमिनेट थीटा डैश एंड वी हैव टू ब्रिंग थीटा इन द इक्वेशन। तो इसके लिए एक काम कर सकते हैं, साइन थीटा डैश की वैल्यू निकालेंगे, कॉस थीटा डैश की वैल्यू इज ग्रेटर देन 3/4, इतना तो हमें पता है। तो अगर हम ऐसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा डैश प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डैश इज इक्वल टू 1, ये तो फॉलो होगा ही होगा, राइट। तो साइन स्क्वायर थीटा डैश, साइन स्क्वायर थीटा डैश, तो साइन थीटा डैश कितना है, 2/3 ऑफ साइन थीटा, सॉरी 2/3 नहीं होगा, 3/2 होगा ना साइन थीटा डैश, ये होगा 3/2 ऑफ साइन थीटा, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डैश, ये जो नंबर है ना कॉस स्क्वायर का, या फिर कॉस थीटा डैश इज नॉट 3/4, इट इज ग्रेटर देन 3/4, इट इज ग्रेटर देन 3/4, इट इज सम नंबर विच इज ग्रेटर देन 3/4, ऐसे आ रहा है। और उसका क्या करना है, स्क्वायर करना, तो और उसका आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यहाँ पे एक नंबर है जो है ग्रेटर देन 3/4, ध्यान से, ध्यान से देखो, या फिर एक काम करो आप, ऐसे लिखने से अच्छा क्या है, आप साइन स्क्वायर थीटा को लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डैश, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डैश, ऐसे लिखो। ये आ जाएगा 9/4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डैश। अब ये जो नंबर है, ये 3/4 अगर हम लेंगे तो आंसर कितना आएगा, ये नंबर अगर हम 3/4 लेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 9/16। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 16 - 9 मतलब हो जाएगा 7/16, ठीक है। अब ये जो नंबर है ना कॉस वाला, ये कॉस वाला नंबर 3/4 हमने लिया है, एक्चुअली ये नंबर 3/4 से ज्यादा है। तो ये जो आंसर है ना,
तो ये राइट हैंड साइड जो है ये 7/16 नहीं है, ये 7/16 से कम है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड होगी ये भी 7/16 से कम ही होगी। राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड side should be equal, but right hand side if it is less than 7/16, then left hand side should also be less than 7/16। इसको 3/4 लिया तो 7/16 आता है, लेकिन एक्चुअली ये जो राइट हैंड साइड है ना, ये ये जो नंबर है ना कॉस कॉस स्क्वायर थीटा डैश, ये 3/4 के स्क्वायर से थोड़ा सा ज्यादा है। कॉस जो है ये 3/4 नहीं है, ये कॉस 3/4 से ज्यादा है। तो आंसर 7/16 से कम होगा राइट हैंड साइड का। तो लेफ्ट हैंड साइड का भी 7/16 से कम ही होना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 9/4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करो और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू निकालो। ये आ जाएगा 7/9 इंटू 16 इंटू 4 ऐसे। अब स्क्वायर रूट ले लो, यहाँ पे लेस देन लिखना चाहिए था मुझे। सो साइन स्क्वायर थीटा शुड बी लेस देन, सॉरी साइन थीटा शुड बी लेस देन √7 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 4। तो ये कितना बन रहा है, 2 and 4 कैंसिल होके 2 बन रहा है, मतलब √7/6। ठीक है। तो राइट हैंड साइड बन रही है 7/6, लेफ्ट हैंड साइड है आपका साइन थीटा। इट इंप्लाइज साइन थीटा शुड बी लेस देन √7/6, मतलब थीटा शुड बी लेस देन साइन इनवर्स √7/6। यहाँ पे आप ध्यान से चेक करो कि इनइक्वालिटी आपको समझ में आई है या नहीं आई। कॉस की जो वैल्यू है ये मोर देन 3/4 है। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो, कॉस की वैल्यू अगर 3/4 लेंगे तो आएगा 7/6, लेकिन कॉस तो 3/4 से ज्यादा है, और ज्यादा वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी तो जो आंसर आपने निकाला है एक्चुअल आंसर उससे कम होगा। मतलब ये जो राइट हैंड साइड है ये 7/16 से कम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी 7/16 से कम होगी, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो ये अगर 7/16 से कम है तो ये भी 7/16 से कम ही होगा। ठीक है। तो इसको ऐसे सॉल्व करना था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कॉचीज इक्वेशन। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट फॉर रेज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। यस, किसी भी मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हर वेवलेंथ के लिए सेम नहीं होता। फॉर डिफरेंट वेवलेंथ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इट इज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, और उसका एक जनरलाइज फॉर्मूला आप बोल सकते हो, वो है a प्लस बी बाय लैम्बडा स्क्वायर। a प्लस बी बाय लैम्बडा स्क्वायर, ए एंड बी आर दी कॉन्स्टेंट्स विथ सुटेबल डायमेंशंस, एंड लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट यू आर यूजिंग। तो जब वेवलेंथ ज्यादा होगी, जिस कलर की वेवलेंथ ज्यादा होगी, जिस लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होगी, उस लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। उस लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, मतलब उसका जो बेंडिंग है टूवर्ड्स नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल वो थोड़ा सा कम होगा। ठीक है। तो इसको, इस फॉर्मूला को हम बोलते हैं कॉचीज इक्वेशन। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है डेविएशन इन द रिफ्रैक्शन। डेविएशन मतलब क्या होता है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे अगर ऐसे था और रिफ्रैक्ट होके वो सपोज कि ऐसे चला गया, तो इनिशियल डायरेक्शन एंड फाइनल डायरेक्शन में जो एंगल है उसको हम बोलते हैं डेविएशन। डेविएशन फॉर रिफ्लेक्शन हमने सीखा था, 180 - 2i हमारा फॉर्मूला आया था ना, 180 - 2i, वो था डेविएशन इन रिफ्लेक्शन। अब हम पढ़ रहे हैं डेविएशन इन रिफ्रैक्शन। तो उसकी देखते हैं केस नंबर 1 क्या है। इफ द लाइट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, ओके, केस 1 है लाइट मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। उसमें केस 1 का फर्स्ट बिट क्या है, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल, ओके, लाइट डेंसर से रेयर जा रही है, और ये जो एंगल है ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये क्या है, लेस देन क्रिटिकल है। तो रे टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट तो नहीं होगा, वो तो सेकेंड मीडियम में चला जाएगा, रेयर मीडियम में चला जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये है अपना इंसिडेंट रे, ये डेंसर टू रेयर जा रहा है, तो इसका बेंडिंग कैसे हो रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये ऐसे जा रहा है।
इनिशियल डायरेक्शन तो ऐसे थी, फाइनल डायरेक्शन ऐसे है। तो देखो यहाँ पे जो ज्योमेट्री बन रही है ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है टोटल आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये फिर से बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये थी आपकी इनिशियल रे की डायरेक्शन, और ये है आपके फाइनल रे की डायरेक्शन, तो ये बना आपका डेविएशन। तो क्या बन जाएगा डेविएशन का फॉर्मूला? आर माइनस आई, आर माइनस आई, तो ये हो जाएगा डेविएशन का फॉर्मूला। ठीक है। और अगर आप डेविएशन एज अ फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना चाहोगे, तो ये पॉइंट है आपका क्रिटिकल एंगल, और ये होता है ग्राफ फॉर द एंगल्स विच आर लेस देन क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पे ग्राफ ऐसे आ रहा है। ऐसे क्यों आ रहा है चेक करते हैं। वी वांट टू प्लॉट डेविएशन एज अ फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो ये जो आर है इसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा इन द लैंग्वेज ऑफ आई। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इंटू साइन आई इज इक्वल टू जो भी है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेरर मीडियम इंटू साइन आर। तो यहाँ पे ये जो म्यू आर है ये हम यहाँ पे लिखेंगे, और ये जो साइन है इसका लेंगे हम साइन इनवर्स, इसका लेंगे हम साइन इनवर्स। तो बनेगा आपका फॉर्मूला फॉर आर। तो आर की रिप्लेसमेंट क्या बनी? साइन इनवर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेरर इनटू साइन आई। तो आर की रिफ्लेक्शन होती है, आर की रिप्लेसमेंट होती है साइन इनवर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेरर इनटू साइन आई। तो ये आपको करना पड़ेगा यहाँ पे रिप्लेस। तो डेल्टा मिल जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ आई, और उस आई को आप इंक्रीज करते जाओगे तो ये डेल्टा भी इंक्रीज होते हुए जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे ग्राफ ऐसे मिल रहा है। ऑब्वियसली इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ग्राफ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट में नहीं है। कैसे होगा एक्चुअल इक्वेशन वो भी देख लो एक बार। डेल्टा इज इक्वल टू ये आर कैसे लिखोगे? साइन इनवर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेरर इंटू साइन आई माइनस आर। इसको जब हम प्लॉट करेंगे ना तो ये ओवरऑल नंबर जैसे ही आई बढ़ना शुरू होता है वैसे ही ये ओवरऑल जो नंबर है, जैसे आई इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा वैसे ये ओवरऑल नंबर डेल्टा भी इंक्रीज होता हुआ आपको दिखेगा। जब ये आई क्रिटिकल एंगल तक आएगा तब ये जो डेविएशन है ये बनेगा 90 माइनस आईसी। क्यों ऐसे होगा? देखो, जब आई इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल बनेगा ना तो डेल्टा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ पे लिखना पड़ेगा साइन आई सी, एंड साइन आई सी क्या होता है? 1/म्यू। तो ये है आपका म्यू, म्यू मतलब डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू रेरर। यहाँ पे जाएगा साइन आई सी, साइन आई सी का होता है फॉर्मूला 1/म्यू माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट, माइनस आई सी। ठीक है। तो ये म्यू और म्यू कट जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ 1, किस एंगल का साइन 1 होता है? तो वो होता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री माइनस आई सी, तो दिख रहा है आपको 90 डिग्री मतलब π/2 माइनस आई सी। तो जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल जितना हो जाएगा तो डेविएशन बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा? 90 माइनस आई सी जितना। ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला याद रखो। डेविएशन का क्या होता है? आर माइनस आई। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल तो ये सेकेंड मीडियम में चला जाएगा। आपको दिख रहा है ये एंगल आई है, ये आर है, ये डेविएशन कितना होगा? आर माइनस आई। लेकिन अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो क्या करोगे? तो क्या, बहुत आसान सी चीज है। ये एंगल ऑफ, ये इंसिडेंट रे है, और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये मोर देन क्रिटिकल है, तो रे सेकेंड मीडियम में तो जाएगा नहीं, वो आएगा वापस से डेंसर मीडियम में ही। ठीक है ना? तो वो आएगा वापस से डेंसर मीडियम में ही। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं, रिफ्लेक्शन हुआ। तो ये आर की वैल्यू आई के जितनी होगी, रिफ्लेक्शन के लॉस होंगे, राइट। तो ये थी आपकी इनिशियल डायरेक्शन, ये है आपकी फाइनल डायरेक्शन। इन दोनों में जो एंगल है इसको बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है। तो देखो टोटल एंगल कितना होगा? 180। 180 में से ये आई और ये वाला आई मतलब 2i, 180 माइनस
2i करोगे तो बचा हुआ एंगल डेल्टा मिल जाएगा। ठीक है। और अब जो ग्राफ होगा डेल्टा का वो कैसे होगा, 180 माइनस 2i, है ना, ये y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। एक्स एक्सिस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, वाई एक्सिस पे डेविएशन, वाई इंटरसेप्ट कितना है आपका 180। यहाँ पे ऊपर कहीं पे तो होगा ना ये 180 वाई इंटरसेप्ट, यहाँ पे कहीं पे होगा ये वाई इंटरसेप्ट 180। और वहां से ये ग्राफ ऐसे, स्लोप क्या है -2, सो निगेटिव स्लोप से ये ऐसे चला है। ठीक है। लेकिन ये इक्वेशन कब वैलिड है, दिस इक्वेशन इज वैलिड ओनली इफ आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये जो ग्राफ है ना, तो ये आई इज इक्वल टू 0 के लिए प्लॉट नहीं होगा। ये आई इक्वल टू 0, ये आई इक्वल टू आई सी, यहाँ ये वाला पोर्शन जो है ना डॉटेड जो निकाला है, ये प्लॉट नहीं करना है आपको। ये इक्वेशन कब वैलिड है, फॉर आई ग्रेटर देन आई सी। फॉर आई ग्रेटर देन आई सी ये इक्वेशन वैलिड। ये ग्राफ प्लॉट होगा, ये वाला प्लॉट होगा, ये वाला नहीं। ये वाई इंटरसेप्ट ठीक है पाए है, लेकिन ये पूरा ग्राफ ऐसे नहीं होगा, यहाँ तक तो ग्राफ होगा ही। ग्राफ यहाँ से चालू होगा आईसी के बियॉन्ड, और वो स्ट्रेट लाइन होगी। ये रिफ्लेक्शन वाला ही डेविएशन का फॉर्मूला है ना। रिफ्लेक्शन में डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, 180 डिग्री में अगर लिखोगे तो -2i, और रेडियन में लिखोगे तो पाई -2i, राइट। तो ये है डेविएशन का फॉर्मूला अगर रे गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर, और उसका ग्राफ ऐसे होता है। चलो अब केस नंबर 2 देखते हैं। अभी हम डेंसर टू रेयर गए थे, अब हम रेयर टू डेंसर जाएंगे, क्या होता है देखो, डेविएशन का फॉर्मूला क्या है। देखो ध्यान से, द लाइट गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, तो ये रेयरर मीडियम है, और जा रही है लाइट कहाँ पे, डेंसर मीडियम में जा रही है। तो ऑब्वियसली ये जो लाइट थी ये ऐसे जा रही थी, तो ये है आपकी इनिशियल डायरेक्शन। ये क्या है, इनिशियल डायरेक्शन। लेकिन इस रे का बेंडिंग हुआ टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो आप चले गए ऐसे, तो ये है आपकी फाइनल डायरेक्शन। इन दोनों में जो एंगल है इसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ डेविएशन, और वो कैसे निकालेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू, ये टोटल एंगल है आई और ये है आर, तो आई माइनस आर आ जाएगा, आई माइनस आर। अगेन अगर आपको आर को रिप्लेस करना है तो कैसे रिप्लेस करोगे, μ1 sin θ1 इक्वल टू μ2 sin θ2, ऐसे करोगे। अब μ1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर इंटू साइन आई शुड बी इक्वल टू μ2 sin θ2, क्या है, μ2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर इंटू sin θ2, θ2 मतलब क्या है, आर। तो साइन आर की रिप्लेसमेंट क्या हो जाएगी देखो, साइन आर, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर अपॉन डेंसर, तो इसको रेयरर को अगर हम नीचे लेंगे तो ये बन जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर, इसको आप म्यू भी बोल सकते हो, इज इक्वल टू साइन आर। तो आर क्या बनेगा, साइन इनवर्स ऑफ दिस। और ये जो रिप्लेसमेंट है ये आपको करनी है इक्वेशन 1 में। तो डेल्टा क्या मिलेगा आपको, आई माइनस साइन इनवर्स इन द ब्रैकेट साइन आई अपॉन म्यू, म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयर। तो ये प्लॉट होगा डेल्टा एज अ फंक्शन ऑफ आई, और ये जो ग्राफ आता है ये ऐसे आता है फॉर ऑल एंगल्स अप टू 90 डिग्री, 90 डिग्री तक ही जाएगा ना, इससे ज्यादा तो नहीं जाएगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, 0 से चालू होगा और ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक जाएगा, ज्यादा से ज्यादा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो 90 डिग्री हो जाएगा, तब तक ही ये वैल्यू। ठीक है। तो ऐसे ये ग्राफ होगा। ठीक है। तो आप एक्चुअल वैल्यू भी निकाल सकते हो, ये मैक्सिमम डेल्टा कितना आ सकता है। ये डेल्टा आएगा आपका, आई कब होगा,
आई जब 90 होगा तो डेल्टा आपका मैक्सिमम होगा, तो यहाँ पे डालो पाई/2 माइनस साइन इनवर्स, यहाँ पे पाई/2 मतलब 1 अपॉन ये क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर। लेकिन ये क्या होता है, ये होता है क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर। डेंसर एंड रेयर मीडियम के, डेंसर और रेयर मीडियम के पेयर के लिए जो क्रिटिकल एंगल होता है ना, उसका तो फॉर्मूला यही होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन म्यू। म्यू मतलब डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, पाई/2 माइनस उस पेयर का जो क्रिटिकल एंगल है। हालांकि यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है, ये डेंसर से रेयर आ नहीं रहा, लेकिन अगर आता तो जो क्रिटिकल एंगल होता तो वो ये होता। तो ये जो मैक्सिमम डेल्टा होगा ना इस केस में, ये मिलेगा आपको पाई/2 माइनस क्रिटिकल एंगल। तो इस तरीके से आपको डेविएशन निकालना है इन दी टू केसेस, व्हेन द लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर एंड व्हेन द लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर। जो पिछली केस थी ना डेंसर टू रेयर, उसमें दो केसेस है फिर से। जब एंगल लेस देन क्रिटिकल है तो रे रेयर मीडियम में चला जाएगा। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल है ना, तो जो आपका रे है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल है तो रे रेयर मीडियम में जा रहा है। ठीक है, तब आपका फॉर्मूला आ रहा है डेल्टा इज इक्वल टू R-I। लेकिन जब वो एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन क्रिटिकल है तो रे वापस आ रहा है, डेंसर मीडियम में ही वापस आ रहा है, तो वो रिफ्लेक्शन ही हो रहा है। तो उस केस में डेल्टा का फॉर्मूला क्या यूज करोगे, 180 माइनस ये एंगल और ये एंगल, लेकिन ये दोनों तो इक्वल है, मतलब ये भी आई होगा ये भी आई होगा, तो 180 माइनस 2i रिफ्लेक्शन वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में यहीं पे रुकते हैं, और बचे हुए पॉइंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, चलो बाय।